MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और आज दर्शकों संडे है, रविवार का दिन है, लेकिन आज आपको घर बैठे मैं बताने वाला हूं कैसे बिहार का सुपर हिट संडे हुआ है। और आज बिहार में प्रचार का शोर थम गया है। अब वोट डाले जाएंगे, उसके बाद 14 तारीख को पिक्चर साफ हो जाएगी किसमें दम कितना है। लेकिन आज सुपर संडे की शुरुआत आपको तस्वीर दिखाता हूं। योगी आदित्यनाथ ने आज बुलडोजर प्रण ले लिया है और ये बुलडोजर पहले चरण में भी चर्चा का विषय था, दूसरे चरण में भी इसकी चर्चा जोरों पर है। नहीं आने याद करना, ये लोग आएंगे, पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। नहीं बनने देना है, नहीं आने देना है। अब योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों पर प्रहार किया तो इधर समाजवादी पार्टी के विधायक आ गए। जो बिहार चुनाव में मुस्लिम सीएम की बात हो रही थी, समाजवादी पार्टी एक कदम आगे बढ़ गई और वो कह रहे हैं कि अगर मुसलमान बंटता नहीं तो आज प्रधानमंत्री भारत का मुसलमान होता। क्योंकि हमारी संख्या बराबर की हो जाती, हम भी दावेदार हो जाते कि हम भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, हमारे भी हम भी दावेदार हो जाते क्योंकि हमारी संख्या बराबर की हो जाती, हम भी दावेदार हो जाते कि हम भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, हमारे भी हम भी दावेदार हो जाते क्योंकि हमारी संख्या बराबर की हो जाती, हम भी दावेदार हो जाते कि हम भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। हमारे इधर समाजवादी पार्टी के विधायक मुस्लिम पीएम की बात कर रहे हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र के अलग जगाने के लिए मैदान में आ गए। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, बाबा बागेश्वर की यात्रा पहुंच गई फरीदाबाद और आप देखिए इस यात्रा में कई सेलिब्रिटीज शामिल हो रहे हैं। शिखर धवन, क्रिकेटर शिखर धवन, उमेश यादव शामिल हुए हैं और आज इस यात्रा में बाबा बागेश्वर को साथ मिला है कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य का, जो इस यात्रा में शामिल हो गए। लेकिन दर्शकों, इधर यात्रा चल रही है, उधर बिहार में कहीं प्रधानमंत्री को मुस्लिम बनाने की बात चल रही है, तो इधर बिहार में मुसलमान मुख्यमंत्री हो, इसके लिए ओवैसी हुंकार भर रहे हैं। सुनिए। 3% और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ, आप 17% हैं। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब हुआ। 3% और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा। अब मैं बताता हूं दर्शकों, कहते हैं कि 100 सुनार की एक लोहार, और आज योगी आदित्यनाथ ने ख्वाब पर पानी फेर दिया। ना मुस्लिम प्रधानमंत्री ना मुस्लिम मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ ने एक ही बार में जबरदस्त दोनों पर स्ट्राइक की। विकास घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। याद करना, ये लोग आएंगे, पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे।
नहीं बनने देना है। तमाम लोग घोषणाएं करने के लिए आए हैं, लेकिन वास्तव में ये लोग विकास नहीं करेंगे। ये फिर से बिहार के विकास को जंगल राज में बदलने का पाप करने वाले लोग हैं। यहां पे न बच्चे सुरक्षित थे, यहां पे न बेटियां सुरक्षित थी। वह जंगल राज बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की ही जोड़ी लेकर के आई थी। बहनों और भाइयों, हमें जंगल राज फिर से नहीं आने देना है। हम भी दावेदार हो जाते क्योंकि हमारी संख्या बराबर की हो जाती। हम भी दावेदार हो जाते कि हम भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं हमारे भी। सीमांचल ही बिहार का वो आखिरी किला है जहां बुलडोजर भी दहाड़ मार रहा है और जिसे बाबा बागेश्वर भी पैगाम भेज रहे हैं। बस इसीलिए मुस्लिम नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो गया। दर्द भी ऐसा वैसा नहीं, दवा में सीधे मुस्लिम प्रधानमंत्री की मांग होने लगी। 3% और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ, आप 17% हैं। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दो। मुस्लिम पीएम मुस्लिम सीएम वर्सेस बाबा का बुलडोजर बिहार में पॉलिटिक्स का नया एजेंडा बन गया। आखिरी चरण का रण है और योगी ने साफ साफ बता दिया, पंचर बनाने वालों को घुसने दिया तो खेल खत्म। घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। याद करना, ये लोग आएंगे। उधर बिहार में योगी ने मुस्लिम सीएम के अरमानों पर बुलडोजर चलाया। इधर मुस्लिम पीएम वाले ख्वाब पर बाबा बागेश्वर ने पानी फेर दिया और दिल्ली के बॉर्डर पर सनातनियों का सैलाब निकला तो हिंदू राष्ट्र की गूंज चारों ओर सुनाई देने लगी। ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। सनातन के पथ पर जब एक सन्यासी निकला तो दूसरे सीएम सन्यासी ने स्वागत में बुलडोजर भेजा। अब दिल्ली से बिहार तक बस बुलडोजर ही बुलडोजर है। तो अब मैं आप सबसे पहले आपको बताने वाला हूं कि बिहार चुनाव में कैसे बुलडोजर को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही और ये चर्चा दूसरे चरण में भी सबसे ज्यादा ऊंची होने लगी है। बिहार के आखिरी चरण का प्रचार आज थम गया है, लेकिन प्रचार के बाद बिहार में योगी योगी गूंज रहा है। दर्शक, प्रचार के आखिरी दिन योगी ने 4 रैलियां की। योगी के टारगेट पर जंगल राज और घुसपैठिए रहे। योगी ने कहा, बिहार में पंचर बनाने वालों को घुसने मत देना, बिहार को घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड मत बनने देना। योगी का बयान ऐसे वक्त में आया जब सपा एमएलए ने मुस्लिम पीएम का राग छेड़ा है और विधायक ने कहा कि हम बढ़ते तो भारत का मुस्लिम पीएम होता। इससे पहले ओवैसी ने भी बिहार में मुस्लिम सीएम की बात कही थी। योगी ने मुस्लिम पीएम सीएम के दोनों एजेंडे पर सीधा प्रहार किया। कहा कि कांग्रेस और आरजेडी वाले रामद्रोही हैं, इन्हें आने मत देना। योगी ने जंगल राज के मुद्दे पर आरजेडी को भी जमकर घेरा है और इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने आज कैसे प्रहार किया, सुनवाता हूं आपको। याद करना, ये लोग आएंगे, पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। नहीं बनने देना है, नहीं आने देना है। बिहार के विकास में अब कोई भी बैरियर नहीं बनने देना है। तमाम लोग घोषणाएं करने के लिए आए हैं, लेकिन वास्तव में ये लोग विकास नहीं करेंगे। ये फिर से बिहार के विकास को जंगल राज में बदलने का पाप करने वाले लोग हैं। यहां पे न बच्चे सुरक्षित थे, यहां पे न बेटियां सुरक्षित थी। वह जंगल राज बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की ही जोड़ी लेकर के आई थी। बहनों और भाइयों, हमें जंगल राज फिर से नहीं आने देना है। योगी आदित्यनाथ को आपने सुन लिया, लेकिन बार बार बुलडोजर की बात मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों? क्योंकि इस बार बिहार में जबरदस्त बुलडोजर से प्रचार हुआ है। देख रहे हैं आप, योगी आदित्यनाथ की रैलियों में, कई नेताओं की रैलियों में बुलडोजर से फूल बरसाए गए, लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई उसके बाद बुलडोजर ही बुलडोजर बिहार चुनाव में नजर आया।
लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों की बिहार में नेताओं ने कैसे पूरी ताकत झोंकी है। प्रचार का शोर तो थम गया, लेकिन किसने प्रचार में पूरी ताकत लगाई आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 रैलियां की हैं अलग अलग क्षेत्रों में। राहुल गांधी भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने 14 रैली की है अलग अलग जगह पर। अब मैं आपको बताता हूं और भी नेता हैं जिसमें अमित शाह हैं, उन्होंने रिकॉर्ड 37 रैलियां की हैं, जो चुनाव का माहौल बदलने के लिए काफी है। लेकिन इधर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी स्टार प्रचारक रहीं, उन्होंने कम रैलियां की, मात्र 13 रैली की है। इसके बाद स्टार प्रचारक हैं योगी आदित्यनाथ बीजेपी की तरफ से, जिन्होंने 32 रैलियां की हैं। लेकिन इधर अखिलेश यादव तेजस्वी के पूरे सपोर्ट में थे, महागठबंधन के सपोर्ट में, उन्होंने 23 रैलियां की हैं। इसके बाद नंबर आता है नीतीश कुमार का, वो मुख्यमंत्री है और बिहार में वापसी करना चाहते हैं, 67 जगह पर रैलियां की हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस बार बाजी मारी और 170 रैली उन्होंने की है। लेकिन महागठबंधन में दावा किया गया कि तेजस्वी अकेले रहे। राजनाथ सिंह भी आए चुनाव मैदान में और उन्होंने 21 रैलियां की हैं। लेकिन इधर चिराग पासवान ने, जो एनडीए के साथी हैं, उन्होंने 85 रैलियां की हैं। इसका सीधा मतलब आप ये समझ सकते हैं कि एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन आज बिहार का चुनाव का शोर तो थम गया है, रिजल्ट का इंतजार है, लेकिन उससे पहले ही दावे किए जा रहे हैं। सुनिए। योगी आदित्यनाथ जी की जो बिहार में रैलियां हुई है वो कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। पूरे देश में जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं या हिंदुत्व के समर्थक हैं, वो उनकी डिमांड करते हैं, तो इस रूप में उनका क्रेज बना रहता है। और जो कुछ जिस हिंदुत्व पर जितना प्रखर होकर वो बात रखते हैं और हिंदुत्व विरोधियों पर तीखे हमले करते हैं, वो उनके समर्थकों को न केवल अच्छा लगता है बल्कि आलोड़ित करता है। तो स्वाभाविक है कि उनकी डिमांड है और वो बुलाए गए हैं। तेजस्वी यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव में भी सबसे ज्यादा रैलियां की थी, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में एक दिन में 19 रैलियों को अंजाम देने का प्रश्न उनके मुकाबले कोई भी नेता, चाहे महागठबंधन में हो चाहे एनडीए में हो, सामने टिकता नहीं दिखा। समर्थकों का प्यार, समर्थकों की उम्मीद उनसे जुड़ रही थी। इस वजह से तेजस्वी यादव इतनी बड़ी संख्या में, इतने घोर सघन पैमाने पर बिहार के विभिन्न विधानसभाओं में जाने और रैलियां करने में कामयाब रहे। अब आपने राजनीतिक विश्लेषकों को सुना और वरिष्ठ पत्रकारों को सुना, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं समाजवादी पार्टी ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। और आखिरी दांव क्या चला, समाजवादी पार्टी के विधायक आ गए, इकबाल इनका नाम। ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमान बंटता नहीं तो भारत का प्रधानमंत्री मुस्लिम होता। अब दर्शकों, इन्होंने ये बयान दिया है, लेकिन ये बयान क्यों दिया है? क्योंकि ओवैसी कह रहे हैं कि हमें बिहार का मुख्यमंत्री, हम 18% मुसलमान हैं, तो मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाना है। और इसीलिए महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव के लिए अखिलेश यादव की पार्टी के विधायक मैदान में आए और उन्होंने मुस्लिम पीएम वाला दांव चला है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं ये दांव क्यों चला गया है, और जब दूसरे चरण का प्रचार थमा तो मुसलमान पीएम की एंट्री क्यों हो गई है। क्योंकि बिहार के दूसरे चरण में दर्शकों सीमांचल में वोटिंग होनी है, और सीमांचल मुस्लिम बहुल इलाका है जहां 24 सीटें हैं। सीमांचल में ओवैसी ने पहले ही मुस्लिम सीएम बनाने का राग छिड़ा है, जबकि हिंदू वोटर्स पर योगी फैक्टर बेहद असरदार दिख रहा है। आरजेडी को डर है कि मुस्लिम अगर ओवैसी की तरफ चला गया तो दिक्कत होगी और सीमांचल की 24 सीटें सत्ता का गेम बदल सकती हैं, क्योंकि इस इलाके में आरजेडी मुस्लिम यादव फैक्टर से चुनाव जीतती रही है। लेकिन मुस्लिम वोट छिटके तो आरजेडी को भारी नुकसान हो सकता है, और आरजेडी को नुकसान से बचाने के लिए अखिलेश यादव ने जिम्मेदारी संभाली। समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे सीमांचल में कैंप कर रहे हैं, जिसमें इकरा हसन है, अफजाल अंसारी हैं, इमरान प्रतापगढ़ी भी पहुंचे हैं। और इधर अखिलेश की कोशिश यह है कि ओवैसी से होने वाले डैमेज को कंट्रोल किया जाए। अब ओवैसी के मुस्लिम सीएम के जवाब में मुस्लिम पीएम वाला मुद्दा उठाया गया। समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने यह बयान दिया है और कहा कि अगर भारत ना बंटता
तो इस देश में मुसलमान प्रधानमंत्री होता। माना जा रहा है कि यह बयान सीमांचल में नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेगा ताकि मुस्लिम वोटर्स को मैसेज जाए कि उनकी हितैषी कौन है, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, और सीएम क्या भारत के मुस्लिम पीएम पद का सपना भी देख सकते हैं। ये दावे किए जाने लगे हैं। लेकिन दर्शकों, इधर समाजवादी पार्टी कह रही है कि मुस्लिम प्रधानमंत्री, उधर ओवैसी कह रहे हैं कि मुस्लिम मुख्यमंत्री। सुनिए। पाकिस्तान अगर न बना होता तो हमारी हालत ये थोड़ी होती आज। तब हम भी दावेदार हो जाते, क्योंकि हमारी संख्या बराबर की हो जाती। हम भी दावेदार हो जाते कि हम भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं हमारे भी। 3% और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ, आप 17% हैं। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दो। अब दर्शकों, ओवैसी की दहाड़ तो आपने सुन ली। वो सीधे महागठबंधन को ललकार रहे हैं, लेकिन महागठबंधन ने अपने मुस्लिम चेहरों को मैदान में उतारा, जिनका नाम मैंने बताया। देखिए, इनकी रैलियों में भीड़ आ रही है, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताऊं, जब सीमांचल में इनको उतारा गया तो असद उद्दीन ओवैसी ने सीधे अखिलेश यादव को चैलेंज किया है। सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश से आके बोल रहा, अरे ओवैसी यहाँ क्यों आया? अरे तू उत्तर प्रदेश से आता है, मगरबी यूपी से आता है। अखिलेश के बोलने पर मैं हैदराबाद से 11 साल से आ रहा हूँ। और सुन लो अखिलेश यादव, तुम यहाँ पर सिर्फ अपने यादव भाई की कामयाबी के लिए आए हो। मैं हैदराबाद से 11 साल से आ रहा हूँ, तो सीमांचल के एक एक बच्चे और बच्ची और बूढ़े के लिए आता हूँ। सुना, ओवैसी ने ऐलान कर दिया है। लेकिन इधर दर्शकों, बिहार में मुसलमानों पर राजनीति हो रही है। उधर बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर रहे हैं और वो दिल्ली से यात्रा निकालकर यूपी में जा रहे हैं। लेकिन आज यात्रा पहुंची फरीदाबाद, हरियाणा में, और आज उनके साथ कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य भी शामिल हुए। कई क्रिकेटर्स भी इसका हिस्सा बन रहे हैं और बाबा बागेश्वर की यात्रा को बिहार से भी जोड़ा जा रहा है। क्यों जोड़ा जा रहा है आपको दिखाता हूं। दर्शकों, पहले तस्वीर देखिए। बाबा बागेश्वर की यात्रा का यूपी में पहुंचते ही बुलडोजर से स्वागत किया गया। देखिए जरा, यूपी पहुंचने वाली है यात्रा, लेकिन उसके पहले ही बुलडोजर मैदान में आ गए। देखिए आप, इनको गिनिए जरा। अब इधर बिहार में भी बुलडोजर चर्चा का विषय था। अब बाबा की सनातन यात्रा का स्वागत करने भी बुलडोजर आ गया है। लेकिन आज बाबा की यात्रा में कई सारे संदेश उन्होंने दिए हैं। आइए जरा मैं आपको बताता हूं। बिहार चुनाव में भले ही मुस्लिम पीएम सीएम का मुद्दा गूंज रहा हो, लेकिन दिल्ली एनसीआर में सनातन की हुंकार सुनाई दे रही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन पदयात्रा तीसरे दिन फरीदाबाद पहुंची। 3 दिनों में सनातन यात्रा में कई बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया। क्रिकेटर शिखर धवन, उमेश यादव बाबा बागेश्वर के साथ शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी आज सनातन यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी बात को फिर दोहराया। कहा कि हम धर्मांतरण और लव जिहादियों को रोककर ही रहेंगे। सनातन विरोधियों को सभी हिंदू एकजुटता से जवाब देंगे। बाबा बागेश्वर का यह बयान बिहार चुनाव के बीच बहुत अहम है, क्योंकि बिहार में जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कथा करने गए थे पहले, तब उनकी बिहार यात्रा को सियासी बताते हुए खूब बवाल हुआ था। हालांकि इसके बाद पदयात्रा बिहार से कोसों दूर चल रही है, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन पदयात्रा से मैसेज बिहार तक पहुंचेगा और इसलिए उनकी चर्चा, उनके बयानों की चर्चा होने लगी है। सुनिए जरा बाबा बागेश्वर ने क्या कहा। देखिए, देश का हिंदू जाग रहा। हम किसी वोट बैंक के लिए या राजनीति के लिए सड़कों पर नहीं उतरे। 80 करोड़ हिंदुओं के लिए सड़कों पर उतरे हैं। हम इस देश की हिंदुओं की संतति और संस्कृति को बचाना चाहते। देश का हिंदू भारत के लिए और धर्म के लिए सड़कों पर उतरे और जगह जगाए और अपने देश को बचाए। मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं कि ये आप सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं और ऐसे तो मुस्लिम भी यात्रा निकालेगा। फिर बागेश्वर धाम से 1 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, जो मीडिया कहलाती जो भी हो। हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। हमारा उद्देश्य, हमारी मेहनत केवल और केवल इस देश के हिंदुओं के लिए है।
अपनी संस्कृति के लिए है। जिनको बुरा लगता हो वो हमारी यात्रा में आ जाएं। अब दर्शकों मैं आपको बता रहा हूं, इधर बाबा की यात्रा की चर्चा जोर शोर से हो रही है और उधर बिहार की जनता अपना मन बना चुकी है, क्योंकि नेताओं ने जितना जोर लगाना था लगा दिया है। अब आपके हाथ में चाबी है और इसीलिए आखिरी प्रचार हो चुका है। अब किसकी सरकार बनेगी आप लोगों को तय करना है। लेकिन कैसे आखिरी दौर का प्रचार रहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुआंधार रैलियां की हैं, तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, नीतीश कुमार ने भी पूरी ताकत झोंक दी है इस चुनाव में। और इधर से एनडीए से नीतीश कुमार, पीएम मोदी स्टार प्रचारक रहे। तो अगली तस्वीर दिखाइए। उधर से तेजस्वी यादव और भोजपुरी स्टार मैदान में रहे और राहुल गांधी ने भी पूरा मोर्चा संभाला। लेकिन दर्शकों आज दोनों ही दलों से जीत के दावे कर दिए गए हैं और कहा है कि इस बार सरकार हमारी बनेगी। सुनिए जरा। पहले चरण में ही तय हो गया है कि एनडीए की सरकार बनने वाली है। एनडीए की सरकार। जंगल राज बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की ही जोड़ी लेकर के आई थी। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि भाई ये जो भी पर्चियां मिल रही है कैसे मिल रही है, या अगर सीसीटीवी अगर गायब कर दिया जा रहा है, वीडियो गायब कर दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी में, उनके खून में, उनकी सोच में नफरत है। मैं राहुल जी आपसे कहना चाहता हूं, वोट चोरी हो गई, किसके वोट की चोरी हो गई, कहां चोरी हो गई, लिखकर आप चुनाव आयोग को दो। महागठबंधन के कट्टा और जंगल राज को नकार दिया है। क्या महागठबंधन को हार का एहसास हो गया है? क्या महागठबंधन को सत्ता अब दूर नजर आने लगी है? प्रचार के आखिरी चरण में महागठबंधन कुछ इसी बात के संकेत दे रहा है। कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। तो सवाल ये कि क्या पहले चरण में 65% वोटिंग से विपक्ष परेशान है? अगर ऐसा नहीं होता तो तेजस्वी आखिरी क्षण में आरक्षण का कार्ड नहीं खेलते, क्योंकि पहले चरण की वोटिंग के बाद तमाम संकेत यही हैं कि महागठबंधन पिछड़ रहा है। सच्चाई क्या है 14 नवंबर को वोटों की गिनती के बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन राहुल के बयान से भी विपक्ष की बौखलाहट के संकेत मिल रहे हैं। नरेंद्र मोदी में, उनके खून में नफरत है। वो बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। मेरे खून में मोहब्बत है, ये फर्क है, ये लड़ाई है। अब ऐसे में एनडीए भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा। तय हो गया है कि एनडीए की सरकार बनने वाली है। एनडीए की सरकार। लालू की पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। अब दर्शकों ये तो आपको ही तय करना है कि कौन सरकार बनाएगा। लेकिन नेताओं के दावे और वादे क्या हैं और किसी को हताशा है तो किसी को विश्वास है। बिहार में दूसरे चरण का प्रचार थम गया है। आखिर तक सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंकी है। दूसरे चरण में एनडीए के तमाम दिग्गजों ने प्रचार किया। दर्शकों आखिरी दिन योगी आदित्यनाथ, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा मैदान में उतरे। राहुल गांधी समेत महागठबंधन के दिग्गज भी मैदान में रहे। 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर आपको वोट करना है। लेकिन दूसरे चरण में सीमांचल में भी वोटिंग होनी है दर्शकों, जहां महागठबंधन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। यहां मुस्लिम वोटों की संख्या काफी ज्यादा है। कई सीटों पर 40% से ज्यादा मुस्लिम है और 50% से ज्यादा मुस्लिमों वाली सीटें भी हैं। लेकिन यहां मुस्लिम वोट में बिखराव के संकेत हैं। मुस्लिम वोटों के लिए ओवैसी ने यहां पर जोर लगाया हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया। अब प्रशांत किशोर की सियासत भी तेजस्वी पर भारी पड़ने लगी है। ऐसे में प्रचार के आखिरी फेज में तेजस्वी ने आरक्षण का कार्ड खेल दिया है। तेजस्वी ने कहा कि 65% आरक्षण पर पीएम मोदी चुप है। पीएम नरेंद्र मोदी गरीबों का आरक्षण खा गए, ये तेजस्वी ने कहा। इस मुद्दे से जनता का ध्यान हटाया जा रहा है।
तेजस्वी के इस बयान पर एनडीए ने तुरंत पलटवार किया। एनडीए ने कहा यह बयान तेजस्वी की हार का संकेत है, नीतीश सरकार के खिलाफ भ्रम फैलाने की कोशिश है। कभी लालू यादव ने महिला आरक्षण का बिल फाड़ दिया था। पहले चरण में 65% से ज्यादा वोटिंग ने तेजस्वी यादव को हताश कर दिया है। उन्हें एहसास हो गया है कि नीतीश अगली सरकार बनाने वाले हैं, बना रहे हैं, और इसको लेकर जबरदस्त बिहार में बवाल हो गया। एक दूसरे पर आरोप और पलटवार भी शुरू हो गया। सुनिए जरा। प्रधानमंत्री जी हो या केंद्र के मंत्री हो, कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री 65%। इस पे बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। तुम्हारे माताजी पिताजी ने एक आरक्षण दिया है क्या? किसको दिया आरक्षण? इस देश में जब जब आरक्षण आया है तब तक भाजपा का समर्थन रहा है, चाहे वो स्वर्ण समाज का हो, मंडल कमीशन हो, या अति पिछड़े को कपूरी ठाकुर जी ने आरक्षण दिया हो। लालू जी ने आरक्षण बिल को फाड़ा, महिला आरक्षण बिल को फड़वाया। पूरा देश की जनता जानती है कि महिला आरक्षण यदि 30 साल से नहीं मिला है तो उसके दोषी सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद है। चुनाव आएगा तो एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है, डराया जाता है। लोकसभा के वक्त तो बात की थी ना इन लोगों ने आरक्षण की, क्या बोल रहे थे कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान खत्म कर दिया जाएगा। आज 1.25 साल से ज्यादा होने को आया है मेरी केंद्र की सरकार को बने हुए। आप बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसका आरक्षण छीन लिया गया? तो हम लोग बुलाएंगे, प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, तो हम लोग बुलाएंगे। जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री को भी न्योता जाएगा। सारी खुशियां बिहार की खाने वाली महागठबंधन और लालटेन पार्टी हाथ छाप। अभी इस हम लोगों के देश में कोई ऐसी कास्ट नहीं है जो रिजर्वेशन के अंतर्गत न आती हो। हमने बढ़ाया, हम वो करने जा रहे हैं। उनको इसमें मतलब दिक्कत कहाँ से है? वो सुशासन बाबू को चुनौती देना, ये कुशासन के लोग सुशासन को चुनौती देंगे। एनडीए के नेता दिवा स्वप्न देख रहे हैं, मुगालते में हैं। 14 नवंबर को जब महागठबंधन की होगी जीत बम पर, तो शाम वाली गाड़ी से सब बिहार छोड़कर चले जाएंगे। ये तो सब परदेसी हैं। आरजेडी कह रही है कि सब परदेसी हैं, घर को लौट जाएंगे, और आज आरजेडी ने पूरी ताकत लगाई, खेसारी को भी मैदान में उतार दिया। दर्शकों, आखिरी चरण में भी भोजपुरी का तड़का लगाया गया है। अब जैसा मैंने कहा कि भोजपुरी का तड़का लगाया जा रहा है, देख रहे हैं आप, एक्ट्रेस नेहा शर्मा भी रोड शो में शामिल हो गई हैं। कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में उन्होंने रोड शो किया है भागलपुर में। लेकिन दर्शकों, इन सब के बीच खबर यह है कि राहुल गांधी कहां चले गए। राहुल गांधी पहुंच गए मध्य प्रदेश जंगल सफारी पर, और ये आप देख रहे हैं सतपुड़ा में उन्होंने टाइगर रिजर्व में पहुंचकर जंगल सफारी की है। पचमढ़ी भी पहुंचे। लेकिन दर्शकों, जैसे ही राहुल गांधी पहुंचे वो बीजेपी के निशाने पर आ गए और उन पर जबरदस्त हमला बोला गया है। लेकिन राहुल गांधी पर कैसे आरोप लगाए गए, और इस दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर विवादित बयान दे दिया है। एनडीए वोट चोरी करता है, ये तो वो लगातार कहते हैं। वोट चोरी से सरकार बनाते हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, एमपी में वोट चोरी हुई, अब कह रहे हैं अब बिहार में वोट चोरी करने की तैयारी है। वोट चोरी आरोप से बचने के लिए एसआईआर को लाया गया। मेरे आरोप पर सीसी ज्ञानेश कुमार चुप है, राहुल गांधी कहते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बोलती बंद है। मोदी की सोच और खून में नफरत है, वो बांटते हैं, नफरत फैलाते हैं। मैं मोहब्बत फैलाता हूं, राहुल गांधी कह रहे हैं। जवाब दिया गया है, महागठबंधन आया तो जंगल राज आ जाएगा। महागठबंधन के समय बिहार में नक्सलवाद था। राहुल गांधी ने घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाली। उन्हें बिहार से ज्यादा चिंता बांग्लादेशी घुसपैठियों की है। राहुल वोट के लिए बाबा साहेब के नाम का इस्तेमाल करते हैं।
भीमराव अंबेडकर के जीवित रहते उन्हें कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया। बाबा साहेब को भारत रत्न भी कांग्रेस के सत्ता से जाने के बाद दिया गया। सबसे ज्यादा SC ST OBC सांसद हमारी पार्टी से जीत कर आते हैं। बिहार में 14 नवंबर को महागठबंधन का सफाया हो जाएगा। अब दोनों ही तरफ से दावे और वादे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है। सुनिए जरा। नरेंद्र मोदी में, उनके खून में, उनकी सोच में नफरत है। वो बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। दूसरी तरफ मेरे खून में मोहब्बत है, भाईचारा है और हिंदुस्तान को मैं जोड़ना चाहता हूं। यह फर्क है, यह लड़ाई है। लालू जी और सोनिया जी को कहना चाहता हूं, ना आपका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, ना सोनिया जी का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार जी बैठे हैं और दिल्ली में पीएम की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जी, आपके लिए कहीं वैकेंसी नहीं है। सवाल तो राहुल गांधी पिछले कई महीनों से उठा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग सवाल के जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि मिली भगत है। मेरी उम्र उनकी उम्र बराबर है। मेरे 2 बेटे हैं, उसमें से शादी करने का उम्र हो गया, 1-2 साल में शादी ही करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि मैं अभी भी कहूँ कि मैं युवा हूँ। अरे हम लोग अब एज हो गई यार, हमारा दूसरा जनरेशन आ गया। और आप जो है पंचमढ़ी, पंचगनी कहीं कहीं घूम रहे हैं, कभी गोवा नजर आइएगा, कभी वायनाड नजर आइएगा। तो आप जो लोगों को मुद्दा बताए कि बांग्लादेशी वोटर को जो है इलेक्शन कमीशन ने नाम काट दिया। बड़ी परिपक्वता के साथ उन्होंने विपक्ष के कटाक्ष का, विपक्ष की अपमानजनक जिन्होंने परिस्थिति बनाई थी चुनाव आयोग के लिए, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब दर्शकों, बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा रही कट्टे की। कट्टे से फायर की चर्चा रही है, लेकिन आज फायरिंग हो गई दर्शकों नवादा बिहार में। खबर बता रहा हूं आप, आरजेडी की गाड़ी पर फायरिंग की खबर है। देख रहे हैं आप, ये गाड़ी दिखा रहा हूं जिस पर फायरिंग की गई है। आप देखेंगे बुलेट के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी बिहार में चुनाव से पहले भी कट्टा था और चुनाव प्रचार के बाद भी कट्टे की चर्चा है। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। इस बीच तेजस्वी यादव ने अपना जन्मदिन मनाया दर्शकों घर पर, लेकिन तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर उनसे ज्यादा चर्चा हो रही है तेज प्रताप यादव की। अगली तस्वीर दिखाइए, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने भी उन्हें बधाई दी है और तेजस्वी यादव के बर्थडे पर उनके दफ्तर में भी केक काटा गया है। यानी इधर तेजस्वी यादव परिवार के साथ जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन अगली तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। तेज प्रताप यादव की चर्चा होने लगी है। उन्होंने तेजस्वी यादव को बधाई दी है, लेकिन आज ये खुलासा कर दिया कि उनकी जान को खतरा है। यानी इधर तेजस्वी यादव का जन्मदिन, तेज प्रताप तेजस्वी को बधाई देते हैं, लेकिन इसी बीच खबर आती है, वो कहते हैं कि उनकी जान को खतरा है। और उनकी जान को जैसे ही खतरे की खबर मिली, सरकार ने उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। दर्शकों दिखाता हूं मैं आपको। तेज प्रताप यादव जो बिहार में जबरदस्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बिहार की सियासत में नया मोड़ आता दिख रहा है। तेज प्रताप यादव को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। केंद्र सरकार ने तेज प्रताप की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया है। सुरक्षा संबंधी खुफिया रिपोर्ट के बाद फैसला लिया गया है। IB या रॉ की रिपोर्ट के आधार पर ऐसी ही सुरक्षा मिलती है। Y+ सुरक्षा के बाद तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दे दिया। तेज प्रताप ने कहा कि मेरी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, मुझे खतरा है, मेरे दुश्मन मुझे मरवा सकते हैं, मुझे हर कोई दुश्मन जैसा लग रहा है। हालांकि तेज प्रताप ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन यह साफ है कि तेज को किसी पर भरोसा नहीं है। तेज प्रताप यादव पार्टी से निकाले जाने के बाद संशकित है, और क्योंकि तेज कभी खुद को कृष्ण और तेजस्वी को अर्जुन बताते थे, बार बार कहते थे कि उनका आशीर्वाद हमेशा अर्जुन के साथ, लेकिन प्रेम प्रसंग के नाम पर उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। अब वो जनशक्ति जनता दल के नाम से मैदान में आ गए हैं। तेज प्रताप खुद महुआ सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जहां उन्हें हराने के लिए तेजस्वी पहुंचे थे, लेकिन उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी है, जिसमें 11 सुरक्षा कर्मी होते हैं। दर्शकों आपको बता दूं, 2 से 3 CRPF के कमांडोज होते हैं। ये कमांडो NSG से भी चुने जा सकते हैं। 4 से 5 हथियारों से लैस CRPF के जवान होते हैं। CRPF के जवान आवास पर भी तैनात किए जाते हैं, जो जिन्हें सुरक्षा मिलती है उनका स्कॉट भी करते हैं।
Y+ कैटेगरी की सुरक्षा में बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी होती हैं। सुरक्षा का ये कवरेज पूरे 24 घंटे उनके साथ रहेगा। अब बड़ी बात यह है कि इस पर भी बयानबाजी हो रही है, सुनवाता हूं आपको। सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया है। हाँ, क्योंकि मेरे ऊपर खतरा है ना, मेरा हत्या भी लोग करा देगा। अब है दुश्मन सब लगा हुआ है ना। हाँ, तो तेजस्वी का जन्मदिन है, उसको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य हो, आगे बढ़े, आशीर्वाद है। यादव जी का सिक्योरिटी बढ़ गया है, Y+ की सुरक्षा जो है उन्हें। देखिए ये तो सरकार का अपना मामला है, वो क्यों बढ़ा है, क्या बढ़ा है, कारण ये तो देखिए, अब वो तो एनडीए का हिस्सा होंगे कि नहीं, वो तो जब होगा तब की बात है। अब सुरक्षा की जरूरत है हर आदमी के लिए, तो सुरक्षा किसी को मिलती है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं और मैं आपको लगातार आगाह कर रहा हूं। आगाह इसलिए दर्शकों क्योंकि आतंकी साजिश रचना है, हमारी एजेंसीज ने पता लगाया है और अब तो आतंकी भी खुद खुलासा करने लगे। हाफिज के राइट हैंड ने, उसके गुर्गे ने खुलासा किया है कि बांग्लादेश से भारत पर हमले की तैयारी की जा रही है। ऐसा खुलासा है दर्शकों जो चौंका देगा। आइए आपको दिखाता हूं। हाफिज सईद बांग्लादेश के रास्ते हमला कर सकता है, लेकिन दावा यह कि उसके पीछे है मुल्ला मुनीर और आतंकी हाफिज सईद। तस्वीर आपको दिखाता हूं। लश्कर के आतंकी हैं जो भारत पर हमला कर सकते हैं और दावा किया गया कि बांग्लादेश की बॉर्डर पर हरकत भी हो रही है। ट्रेनिंग उन्हें पहले दी गई थी, अब उसी को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि वो यहां हमला कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दर्शक, ये खुलासा हुआ है सैफुल्ला कसूरी से। ये पहलगाम हमले में शामिल था, ये हाफिज का गुर्गा है, लेकिन आज इसने हाफिज की पोल खोल दी है। सुनिए जरा। आप बांग्लादेश के अंदर अपने बाप की तरह, शेर की तरह भाड़ रहा है। वो कहते हैं हाफिज सईद का राइट हैंड बांग्लादेश के अंदर आ गया है। अब बांग्लादेश के अंदर से वो हिंदुस्तान के अंदर आएंगे। आप बांग्लादेश के अंदर अपने बाप की तरह, शेर की तरह भाड़ रहा है। वो कहते हैं हाफिज सईद का राइट हैंड बांग्लादेश के अंदर आ गया है। अब बांग्लादेश के अंदर से वो हिंदुस्तान के अंदर आएंगे। अब दर्शकों, उसका सबूत मैं आपको दिखाता हूं। थोड़े दिन पहले इस शख्स की हमने आपको खबर दिखाई थी। यह है हाफिज का गुर्गा और यह बांग्लादेश पहुंचा हुआ था, जहां आतंकी नेटवर्क तैयार कर रहा है और पूरी तैयारी है दर्शकों इसकी। लेकिन इलाही का बांग्लादेश पहुंचना गहरी साजिश है। आपको सुनवाता हूं। को कहना चाहता हूँ, तू शाम के सामने गर्दन को झुकाने वाला, तू हनुमान के सामने गर्दन को झुकाने वाला, तू गौ माता के सामने गर्दन को झुकाने वाला और मुसलमान और मोमिन अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाला, तेरा हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं। हिंदू हो या यहूदी हो, इंशाअल्लाह उनको टकरा के पास कर दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया हाफिज भारत के खिलाफ नई साजिश रचने लगा। हाफिज सईद ने भारत पर हमले के लिए बांग्लादेश को चुन लिया है। हाफिज का करीबी वहां युवाओं को आतंकी ट्रेनिंग दे रहा है। सुनिए लश्कर कमांडर सैफुल्ला कैसे हाफिज के प्लान को एक्सपोज कर रहा है। आप बांग्लादेश के अंदर अपने बाप की तरह, शेर की तरह भाड़ रहा है। वो कहते हैं हाफिज सईद का राइट हैंड बांग्लादेश के अंदर आ गया है। अब बांग्लादेश के अंदर से वो हिंदुस्तान के अंदर आएंगे। हाफिज का करीबी इब्तिसाम इलाही अक्टूबर महीने में ही बांग्लादेश पहुंच गया था। हाफिज के इशारे पर इलाही आतंकियों के लिए लॉन्चिंग पैड बना रहा है। हाफिज जैसे आतंकियों को पता होना चाहिए कि मोदी सरकार 2 बार पाकिस्तान में घुसकर सबक सिखा चुकी है। उसके लिए बांग्लादेश के लॉन्चिंग पैड को तबाह करना बाएं हाथ का खेल है। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं इन आतंकियों का प्लान क्या है। और इन्हें खबर नहीं है कि सेना को इनकी हर एक कदम की जानकारी है, लेकिन आपको बताता हूं क्या इनकी तैयारी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाफिज सईद ने अपनी रणनीति बदल दी है दर्शकों। हाफिज अब बांग्लादेश के जरिए भारत को टारगेट कर रहा है। लश्कर तैयबा कमांडर सैफुल्ला के वीडियो से बड़ा खुलासा हुआ है। सैफुल्ला ने कहा, भारत के हमले के बाद हाफिज चुप नहीं बैठेगा। वो बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमले की तैयारी कर रहा है। हाफिज के करीबी बांग्लादेश पहुंच गए। ये इब्तिसाम इलाही है। जिहाद के नाम पर युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है दर्शकों।
और बांग्लादेश के रास्ते आतंकियों की भारत में घुसपैठ की कोशिश है। बांग्लादेश के जरिए पूर्वोत्तर के राज्यों को टारगेट भी करना चाहते हैं आतंकी। सैफुल्लाह हाफिज के जिस करीबी का जिक्र कर रहा है उसका नाम है इब्तिसाम इलाही, जो कुछ दिन पहले बांग्लादेश पहुंचा था। उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इब्तिसाम इलाही भारत के खिलाफ भड़काने में एक्सपर्ट है। दावा है कि मुनीर ने इलाही को भारत के खिलाफ खास मिशन सौंपा है और इलाही ने बांग्लादेश से लगे पश्चिम बंगाल बॉर्डर का दौरा भी किया और भारत के बॉर्डर से सटे इलाकों में आतंकी ट्रेनिंग दे रहा है। इब्तिसाम इलाही सब कुछ हाफिज सईद के इशारे पर कर रहा है दर्शक, और हाफिज बांग्लादेश से भारत पर आतंकी हमले का प्लान बना रहा है। लश्कर कमांडर सैफुल्लाह के बयान से साफ हो गया है कि बांग्लादेश अब आतंकियों के लिए लॉन्च पैड बनता जा रहा है। नए गठजोड़ को लेकर भारत की एजेंसियां अलर्ट पर हैं और आपको बता दें एजेंसी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन सुनिए आतंकी कैसी तैयारी में लगे हुए हैं, सुनवाता हूं आपको। इंडिया तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ था, अमेरिका उसके साथ था। ये वो पश्चिमी बंगाल जो हमसे छीना गया था, वो शेर का बेटा खतीब इब्ने खतीब अल्लाह ने इब्तिसाम में ज़ही आज बांग्लादेश के अंदर अपने बाप की तरह शेर की तरह झाड़ रहा है। वो कहते हैं हाफिज सईद का राइट हैंड बांग्लादेश के अंदर आ गया है। अब बांग्लादेश के अंदर से वो हिंदुस्तान के अंदर आएंगे। ना ये अमेरिका का गुलाम बनेगा, ना ये इंडिया से डरने वाला मुल्क बनेगा। अब दर्शकों मैं आपको सबूत दिखाने वाला हूं, इसलिए आपको ये सबूत आज देखने ही चाहिए। पाकिस्तान का युद्धपोत बांग्लादेश चला गया। सोचिए ये गठजोड़ क्या इशारे करता है। देखिए आप इस तस्वीर को देखिए, इसमें लिखा हुआ है वेलकम टू बांग्लादेश और बाकायदा गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया है। लेकिन दर्शकों इन्हें पता नहीं है कि भारत कितनी तैयारी कर रहा है। और आपको यह बताऊं कि भारत की तैयारी बहुत कुछ बताती है। यह आप देखिए आसमान में वायुसेना ने असम में अपनी ताकत दिखा दी है। समझा दर्शकों आपने, असम भी पूर्वोत्तर का इलाका है और वहां पर भी साजिश कर सकते हैं, इसलिए वायुसेना ने ताकत दिखाई। लेकिन अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूं भारत का ऑपरेशन त्रिशूल, और ये भारतीय सेना ने बता दिया है कि चाहे पाकिस्तान का युद्धपोत आए, चाहे आतंकी साजिश करें, हम पूरी तरह से तैयार। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं दर्शकों कि भारत के ऑपरेशन त्रिशूल से कैसे पाकिस्तान खौफ में आ गया है और पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों कांपने लगे हैं। आइए जरा आपको दिखाते हैं। क्या भारत के ऑपरेशन त्रिशूल से पाकिस्तान डर गया? इसका जवाब है हां, डर गया है। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर गठजोड़ बना रहा है। 1971 के बाद पहली बार पाक का युद्धपोत बांग्लादेश पहुंचा है दर्शकों। और आपको बता दें पाकिस्तानी वॉरशिप PNS सैफ ने चटगांव बंदरगाह पर डेरा डाला हुआ है। युद्धपोत 4 दिन की सद्भावना यात्रा पर है। पाक नौसेना प्रमुख एडमिरल नावेद अशरफ भी दौरे पर है और वो 4 दिनों तक बांग्लादेश में ही रहेंगे। मकसद दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाना है, लेकिन एक्सपर्ट इसे पाकिस्तान की साजिश बता रहे हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही भारत बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव है। यूनुस की सरकार लगातार पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ा रही है। 54 साल बाद पाकिस्तान के वॉरशिप का बांग्लादेश पहुंचना इसका सबूत है। यह युद्धपोत चीन में बना है और चीनी तकनीक से लैस है। चीन इसके जरिए बांग्लादेश में सैन्य पहुंच बना सकता है।
चटगांव बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में भारत के पूर्वी तट पर है और भारत की सुरक्षा एजेंसियां इसे लेकर अलर्ट पर हैं दर्शकों, और पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट इसे लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। जिस तरीके से पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ क्लोज रिलेशन हो रहे हैं, एक साजिश करने की कोशिश की जा रही है, उसमें भी देखा जाए ये मिर्ज़ा साहब जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के हैं, आज से पहले क्यों नहीं गए कभी? ये जो अभी उनकी एक शिप जो है PNSF, वो गुडविल विजिट पर है। गुडविल 70 साल बाद, 71 के बाद अब याद आया है। 1971 से आज तक कभी आपकी कोई गुडविल नहीं थी। ये अगर दोनों कंट्रीज के बीच में क्लोजनेस थी या होनी चाहिए थी, अब से पहले क्यों नहीं? ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही क्यों? और बढ़ती नजदीकियां, वो भी पाकिस्तान द्वारा, पाकिस्तान की ISI द्वारा, पाकिस्तान के नेवी द्वारा जो हम बात कर रहे हैं। सो अगर आप देखें, एक बड़ी सुलझी हुई सी साजिश हमें दिख सकती है, हम अंधे नहीं हैं, और पाकिस्तान को ये क्लियर पता है किसी भी तरह का कोई खमियाजा अगर आया तो वो पाकिस्तान के ही पार्ट पर आएगा, पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा। अब दर्शकों मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान साजिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस समय हालात खराब है, और उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, पाकिस्तान में विद्रोह तेज होने लगा है, पाकिस्तान में फिर हमला हो गया है। दर्शकों आपको बता रहा हूं, 10 पाक सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अब दर्शकों इधर पाकिस्तान पर हमला हो रहा है, और पाकिस्तान क्या कर रहा है? आतंकियों का गठजोड़, आईसिस के आतंकी भारत को दहलाना चाहते थे। दर्शकों आप सोचिए जरा, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। 3 आतंकियों को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है। तीनों की तस्वीर आप देखिए, ये देश को दहलाने का प्लान बना रहे थे दर्शकों। अब मैं आपको बताता हूं इन आतंकियों के चेहरे, ये बहुत बड़ी साजिश कर रहे थे। दिखाता हूं मैं आपको, ये आप देखिए, हैदराबाद से डॉक्टर अहमद जिलानी गिरफ्तार किया गया। सोचिए आप, इनकी साजिश थी। यूपी से मोहम्मद सोहेल गिरफ्तार किया गया, और ये भारत को दहलाने की साजिश रच रहे थे। उत्तर प्रदेश से ही आजाद सैफी को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन दर्शकों आप सोचिए, कोई डॉक्टर आतंकी बन रहा है। आप बस सोचिए कि डॉक्टर जिससे आप इलाज कराने जाते हैं वो आतंकी निकल जाए, ऐसा हुआ दर्शकों। ये डॉक्टर आदिल है, ये जम्मू कश्मीर में बाकायदा क्लिनिक चलाता था, हॉस्पिटल चलाता था, ये भी आतंकी निकला। ये बिलाल आतंकी गिरफ्तार किया गया है दर्शकों। यानी पाकिस्तान और आतंकी देश में बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, एजेंसीज अलर्ट पर हैं, लेकिन इनकी साजिश से पर्दा उठता जा रहा है। आईसिस आतंकियों के नेटवर्क का भांडा फूट गया है। गुजरात ETS ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये रहे, तीनों आतंकियों को गुजरात के अहमदाबाद से पकड़ा गया है। ETS ने आतंकियों से पूछताछ के बाद बड़ा खुलासा किया। देश के बड़े राजनीतिक चेहरे इनके निशाने पर थे। देश में कई जगह पर आतंकी हमले की प्लानिंग थी। आप सोचिए बस, दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद में कई ठिकानों पर इन्होंने रेकी की थी। ATS ने इनके पास से 3 पिस्तौल, 30 कारतूस, भारी मात्रा में केमिकल बरामद किया था। इनका कुछ और ही प्लान था दर्शकों। आतंकी हथियार जमा कराने के लिए गुजरात आए थे, और 3 आतंकी आईसिस के 2 अलग अलग मॉड्यूल का हिस्सा हैं। ग्रुप का सरगना है डॉक्टर अहमद जिलानी। डॉक्टर अहमद ने चीन में MBBS की डिग्री ली है। आप सोचिए जरा, इनका माइंड कैसे काम करता है। हैदराबाद का रहने वाला डॉक्टर अहमद कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़ गया। पकड़े गए 2 आतंकी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मोहम्मद सुहेल और आजाद सैफी भी आईसिस से जुड़ा हुआ है। आप इनकी पढ़ाई सोचकर दंग रह जाएंगे, क्योंकि आज ATS ने जबरदस्त कार्रवाई की है। DIG ATS क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। वॉच के आधार पे एक आंध्र प्रदेश नंबर की एक गाड़ी वहां से गुजरती हुई मिली, उसको रोका गया, चेक किया गया, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन वाला आदमी है सैयद अहमद मोहिउद्दीन, ये हमें मिल गया। इसको चेक किया गया, सरकारी विटनेसेस के सामने इसकी सर्च की गई, तो इसके पास में एक बैग मिला, जिसके अंदर एक बॉक्स में अच्छे से रैप किए हुए एक डब्बे के अंदर 3 वेपन मिल गए। ये 2 ग्लॉक थी, साथ में एक बेरेटा पिस्टल है, और साथ में 30 राउंड है। इसके साथ साथ एक प्लास्टिक के डब्बे के अंदर लगभग 4 किलो कैस्टर ऑयल भी मिला। इस सैयद अहमद मोहिउद्दीन को ATS ऑफिस ला करके डिटेल्ड इंट्रोगेशन किया गया। सैयद जो है वो बेसिकली लगभग 35-36 साल की उम्र का एक व्यक्ति है,
जिसने चाइना से MBBS किया है, ये काफ़ी पढ़ा लिखा है, काफ़ी रेडिकल मेंटलिटी है इसकी। ये भारत में मोटे प्रमाण में मतलब बड़ी लोगों को नुकसान पहुंचा पाए इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहता था। लेकिन दर्शकों, आतंकियों की कमर तोड़ना पड़ेगी और इसके लिए सुरक्षा एजेंसीज डटी हुई है। देखिए उसकी तस्वीर। जम्मू कश्मीर में आतंक के मददगारों पर एक्शन हो रहा है। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। अलग अलग जगह पर आतंकियों के मददगारों पर छापामार कार्रवाई हो रही है। ये आप देखिए, जो आतंकियों के मददगार हैं उनके घरों में पूरी फोर्स एक्टिव है। किसी भी क्षण कोई भी गलती हो सकती है, इसलिए फोर्स कोई कोताही नहीं बरत रही। अब दर्शकों, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं शोपियां की। शोपियां में जो आतंकी नेटवर्क है उस पर प्रहार किया गया है। दिखाइए इस तस्वीर को। जबरदस्त एक्शन यहां पर हुआ है। आतंक के मददगारों पर एक्शन लिया जा रहा है। देखिए जरा, अलग अलग जगह पर खबर मिलने के बाद फोर्स एक्शन में है। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, किश्तवाड़ में भी खबर मिलने के बाद जबरदस्त एक्शन लिया गया। देख रहे हैं आप, आतंक के खिलाफ 25 ठिकानों पर रेड किए। यानी आतंकी कोई ना कोई प्लान बना रहे हैं और एजेंसीज इस प्लान को एक्सपोज कर रही हैं, डिकोड कर रही हैं और इसलिए ये छापामार कार्रवाई की जा रही है। और अब दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे एक्शन लिया जा रहा है। और कश्मीर विशेष तौर पर इस समय एजेंसीज अलर्ट पर हैं और कश्मीर रडार पर है। क्यों है दर्शकों? क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार आतंक पर प्रहार जारी है। सेना आतंकियों और उनके मददगारों पर कार्रवाई कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और NIA ने 120 से ज्यादा ठिकानों पर रेड की। यह ऑपरेशन खास खुफिया इनपुट के आधार पर किया गया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि POK में बैठे आतंकी कश्मीर में अपने परिवार और रिश्तेदारों के संपर्क में है। हालांकि आतंकी हमले पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जानकारी मिली। पुलिस ने गांदरबल से 60 से ज्यादा घरों की तलाशी ली है। छापे के दौरान मोबाइल फोन, सिम कार्ड बरामद किए गए। डिजिटल डिवाइस और अन्य सामग्री भी जब्त की गई। जब्त सामान को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है ताकि आतंकी नेटवर्क की पूरी जानकारी खंगाली जा सके। पुलिस संदिग्ध लोगों के बैंक खातों की भी जांच कर रही है। कठुआ जिले में 2 पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। दोनों पर आतंकियों से संबंध और उनकी मदद का आरोप लगा है। अब्दुल लतीफ मोहम्मद अब्बास को नौकरी से निकाला गया है। दोनों अधिकारियों के खिलाफ FIR भी दर्ज की है। इसका सीधा मतलब यह दर्शकों कि अगर पुलिस में भी कोई शख्स है तो वो भी आतंकियों का मददगार बन सकता है। इसको लेकर पूरी तरह से एजेंसीज और सेना अलर्ट पर है। अब एक और अहम खबर आज आपको बताता हूं दर्शकों। आज संघ का एक बड़ा कार्यक्रम था दर्शकों, लेकिन उसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ी बात कही कि जो संघ में आया वो किसी जाति का नहीं होता, वो भारतीय होता है, हिंदू होता है। दिखाता हूं मैं आपको। आज कार्यक्रम बेंगलुरु में हुआ, देख रहे हैं आप। RSS की 100 वर्ष की यात्रा को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संघ प्रमुख ने कई सवालों के जवाब दिए। And as long as Pakistan gets... अब मैं आपको बताता हूं, इस कार्यक्रम में जैसा मैंने बताया कि संघ प्रमुख से कई सवाल किए गए, लेकिन उन्होंने संघ को राजनीति से इतर बताया, अलग बताया और कहा कि संघ राष्ट्र के निर्माण के लक्ष्य लेकर आगे चल रहा है। They will create a prosperous and strong Bharat, which will impart the dharma knowledge to the world, so that world becomes happy, blissful. अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, आज पाकिस्तान को बड़ा संदेश दिया है संघ प्रमुख मोहन भागवत ने। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। I don't any other language. We should make Pakistan understand. So we have to speak the language they understand. We have to be prepared for their repeated tries. We have to give befitting answer. Defeat them always. Each time causing them some loss that they will repent forever. When this goes on, one day Pakistan will understand. We wish that they understand this, and then they are very peaceful. They become very peaceful neighbor of us,
And with our progress, we will also make them progress. That is the peaceful intention we have. लेकिन दर्शकों, आज एक सवाल पूछा गया और कई सवालों के जवाब चर्चा का विषय भी रहे हैं। लेकिन आज संघ प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम में क्या हुआ, आइए आपको जानकारी देते हैं। बेंगलुरु में संघ यात्रा के 100 वर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यही वो कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए। भागवत ने इस मौके पर संघ के मकसद के बारे में बताया, लक्ष्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा, आरएसएस का लक्ष्य हिंदू समाज को संगठित करना है। हिंदू समाज सत्ता के लिए नहीं, भारत के लिए जिम्मेदार है। आरएसएस पर सवाल उठाने वालों को मोहन भागवत ने करारा जवाब दिया। भागवत ने कहा, आरएसएस संविधान के दायरे में काम करता है, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, एकता और संवेदनशीलता ही हमारी असली पहचान है। साथ ही बताया कि आरएसएस राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति का समर्थक है। राजनीति समाज को बांटती है और संघ समाज को एकजुट करता है। सबको मानने की भावना ही आरएसएस की पहचान और परंपरा है। एक सवाल उनसे पूछा गया, जिसके जवाब में संघ के विचार को मोहन भागवत ने सामने रखा। सवाल किया गया था कि संघ में मुसलमान नहीं आ सकते क्या? मोहन भागवत ने इस पर जवाब दिया और कहा, संघ सबका है, ना यहां ब्राह्मण है, हिंदू है, ना मुसलमान है, ना कोई ईसाई है। जो संघ के साथ जुड़ा वो भारत माता की संतान है। जो संघ की शाखा से जुड़ा वो जाति धर्म के बंधन में नहीं रहेगा। इस मौके पर मोहन भागवत ने पाकिस्तान को भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, जो प्यार की भाषा नहीं समझते उनका अंत तय है और इसलिए पाकिस्तान को चेतावनी दी। सुनिए। No Brahmin is allowed in Sangh. No other caste is allowed in Sangh. No Muslim is allowed, no Christian is allowed, no Shaiva, no Shakta. Only Hindus are allowed. So people with different denominations, Muslims, Christians of any denomination, they can come to Sangha. Keep your separateness out. Your speciality is welcome. But when you come inside Shakha, you come as son of Bharat Mata, member of this Hindu society. So Muslims come to Shakha, Christians come to Shakha, as all other castes from the routinely Hindu society, routinely called Hindu society, they also come to Shakha. But we don't take their count and we don't ask who they are. We are all sons of Bharat Mata. That is our son. अब दर्शकों, जो खबर मैं आपको दिखाऊंगा वो खबर आपको देखनी ही चाहिए। क्यों देखनी चाहिए? आइए जरा उस खबर का रुख करते हैं। एक सब्जी बेचने वाला दर्शकों एक दिन में करोड़पति बन गया। 1-2 करोड़ नहीं, 11 करोड़ की उसे लॉटरी लगी है दर्शकों। लेकिन इस खबर में एक दोस्ती की खबर भी है। आइए आपको दिखाता हूं। पहले 11 करोड़ का जैकपॉट लगा है सब्जी वाले को, देख रहे हैं आप ही। सब्जी बेचने का काम करता था, लेकिन किस्मत ने एक दिन में पलटी मारी और सब्जी बेचने वाला 11 करोड़ का मालिक बन गया। उसका बंदे का आया फोन कि वो कुछ पूछ रहा था, जो बंदे निकल गए ना वो ठीक। ये राजस्थान के कोटपुतली के रहने वाले अमित सहरा हैं दर्शकों। अब मैं आपको बताता हूं, चंडीगढ़ पंजाब सब्जी बेचने वाले की किस्मत चमकी। उनका पूरा परिवार मैं आपको दिखा रहा हूं। उनको प्राइज मनी दी गई है। वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने अपना प्राइस कलेक्ट किया। प्रॉब्लम ये है कि वो बेचारे थोड़े सुबह के नर्वस हो गए। अब दर्शकों, आज अमित से जब बात की तो उन्होंने क्या कहा, पहले आपको सुनवाता हूँ। काम करता हूँ, दोस्त रेडी लगाता हूँ, तो ये कहाँ से फैली दिया वाकई? आने के लिए बजट भी तो चाहिए ना यार। आने के लिए बजट चाहिए। मैं काम करता हूँ, 200-300 रुपए कमाता हूँ, अपने बच्चों का गुजारा करता हूँ। किराया तो चाहिए ना सर यहाँ पे आने के लिए, यहाँ आने के लिए किराया चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही उनकी लॉटरी लगी, पैसे मिले, उनकी आंखों में आंसू आ गए। सोचिए आप, आपकी किस्मत एक दिन में बदल गई। उन्हें भगवान पर भरोसा था और उनकी किस्मत में उनका साथी बना उनका दोस्त। दिखाता हूँ करो शुरू, कर लो शुरू। 11 करोड़ के विजेता अमित। ये आप देखिए दर्शक, ये उनके दोस्त पहुंचे हुए हैं
दोस्त से उन्होंने 1000 रुपए लेकर लॉटरी का टिकट खरीदा था और उसी 1000 रुपए से लॉटरी लग गई। अब वो दोस्त को 1 करोड़ रुपए देंगे दर्शक। वो जरूर पर फिर भी हमने लॉटरी दी टिकट खरीदी है और नाल उनके पत्नी ने बच्चे आए ने ते लॉटरी डीलर आते हैं रेडी पर चौकी रोक जा रहा है। इतनी गाड़ी ना करो, 1 मिनट दे दो, अभी वेट कर रहे हैं 3 घंटे से दिवाली को। किस्मत कब और कैसे पलट जाए कोई नहीं जानता। कुछ ऐसा ही हुआ एक सब्जी बेचने वाले के साथ। दोस्त से उधार लेकर लॉटरी पर दांव लगाया और लग गया 11 करोड़ का जैकपॉट। उनका 11 करोड़ का फर्स्ट प्राइज निकला है। तो वो राजस्थान स्टेट को बिलोंग करते हैं, तो यहाँ कहीं घूमने आए हुए थे पंजाब में, तो उन्होंने यहाँ से बठिंडा से टिकट खरीदी है और उनका लकीली 11 करोड़ रुपए का प्राइज निकला है, जो कि ग्रंटेड था पंजाब। कल तक जो दाने दाने को मोहताज था, आज करोड़ों का मालिक बन गया है। खास बात ये कि पैसों की गर्मी से भी सब्जी वाले का मिजाज बदला नहीं है। अब दर्शकों आपको बताते हैं कि कैसे एक आदमी की किस्मत रातों रात बदल सकती है। आइए जरा आपको बताते हैं अमित सेहरा की किस्मत कैसे बदली। राजस्थान में एक शख्स की किस्मत एक पल में बदल गई। इनका नाम अमित है। रोज 200 से 300 रुपए कमाने वाले एक दिन में करोड़पति बन गए। ये कहानी कोटपुतली में सब्जी बेचने वाले अमित सेहरा की है। दोस्त के साथ पंजाब के बठिंडा में लॉटरी का टिकट खरीदा। रुपए नहीं थे तो दोस्त मुकेश से 1000 रुपए लिए। एक लॉटरी का टिकट अपने नाम से लिया, दूसरा पत्नी के नाम से लिया। किस्मत ऐसे पलटी कि दोनों के नाम से लॉटरी लग गई। दर्शक, अमित के नाम 11 करोड़ का पहला इनाम निकला। पत्नी के नाम से जो लॉटरी खरीदी उसमें 1000 रुपए मिले। अब करोड़पति बनने के बाद अमित ने बड़ा दिल दिखाया है। दर्शक, दोस्त को 1000 के बदले वो 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है और कहा कि दोस्त की 2 बेटियां हैं, उसे पढ़ाने का जिम्मा भी ले लूंगा। इस फैसले से उसने दोस्ती की नई मिसाल कायम की है। झोपड़ी में रहने वाले अमित परिवार के लिए मकान बनाएंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, जिससे उनकी जिंदगी संवर जाए। लेकिन आप सोचिए कैसे उनकी एक दिन में किस्मत बदली और वो भगवान को इसके लिए धन्यवाद कह रहे हैं। सुनवाता हूं आपको। मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकता हूं पंजाब सरकार और रतन लॉटरी एजेंसी का, मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकता हूं कि मुझे कितनी खुशी है। मेरी सारी गरीबी, मेरे सारे दुख, मेरे सारे दर्द, सारी दिक्कतें खत्म हो गई। मेरे बच्चों की पढ़ाई, मेरे परिवार की दुख दर्द, हर चीज खत्म हो गया मेरा। आज मैं पंजाब सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी मेहरबानी से उन्होंने ये बम्पर प्राइज चलाया था। जब मैंने टिकट ली, उन बम्पर प्राइज पंजाब सरकार की मेहरबानी से और रतन लॉटरी एजेंसी की मेहरबानी से मेरे को टिकट मिली और मेरे ये इनाम निकला। कितना इनाम निकला? मेरे 11 करोड़ रुपए निकले हैं। और कैसे डाली थी आपने ये? दोस्त के साथ मोगा जाया था ताऊ जी के पास। इनके ताऊ जी यहाँ ही रहते हैं काफी साल से, तो हम सिर्फ घूमने के लिए पर्पज से मतलब मिलने आए थे। उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, तो रतन लॉटरी एजेंसी से हमने 2 टिकट ली। टिकट 2 ली तो मैंने मुकेश जी को कहा भाई 1000 रुपए उधार दे दे मेरे को। क्या बात, पहले मुझको फिर मुकेश जी ने बोला कि यार अमित जी ये वही है जहाँ से मैंने मंगाई थी। भाई अब क्या मेरे तकदीर पर जोख लेने दे। मैंने वो 2 टिकट ले ली। अब किस्मत बदलती है, लेकिन दर्शकों किस्मत के साथ आपको लगातार मेहनत करनी होती है और इसी से जुड़ा हुआ है आज का हमारा सूत्र। आज का हमारा सूत्र है महान कवि दिनकर साहब का। कोरी किताबी ज्ञान मनुष्य को धोखा भी दे सकते हैं। संघर्षों से निकली हुई शिक्षा कभी भी झूठी नहीं होती और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक धीरज नहीं खोते। दिनकर जी की इन शब्दों में वही ताकत है दर्शकों, जो मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी मनुष्य को साहस से भर देती है, जो हमारे डगमगाते कदमों को संभाले रखती है। इसलिए हम कहते हैं दर्शकों कि हमेशा आपको मेहनत से ही आगे बढ़ना है और आगे ही बढ़ते जाना है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार, जय हिंद।
अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH